हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो हर साल यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है और ये डेरिवेशन मैक्सिमम 5 नंबर का आपकी यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये पहला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। पहले चैप्टर का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। इस चैप्टर का ऑलरेडी हमने आपको 5 वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर दिए हैं। वो पांचों वीडियो लेक्चर में से अगर आपने कोई भी वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट का नाम क्या है? क्लास 12th फिजिक्स 2027 के नाम से नई प्लेलिस्ट हमने बना दिया है। फिजिक्स रिलेटेड जितने भी वीडियोस आ चुके हैं या जितने आने वाले हैं वो सभी वीडियोस आपको वहीं पे देखने को मिलेंगे। अगर हम टॉप 50 इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस की बात करें तो ये डेरिवेशन उस टॉप 50 के अंदर आ जाता है। ठीक है, यानी कि टॉप 15, ठीक है, 15 इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में अगर हम देखें तो एक ये डेरिवेशन भी है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से। ठीक है, अब ये डेरिवेशन किया कैसे जाता है और हमारा टॉपिक क्या है? टॉपिक हमारा है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंग्लिश में इसे कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एट इक्वाटोरियल पोजीशन। इक्वाटोरियल का मतलब क्या होता है? निरक्षीय। पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। ठीक है, यानी हमें सीधे सीधे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, वो भी कहां पे? इक्वाटोरियल पोजीशन पे। टॉपिक को स्टार्ट करते हैं या कह सकते हैं कि डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस केमिस्ट्री और फिजिक्स से रिलेटेड आपको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखेंगे कि निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वाटोरियल पोजीशन में कैसे डायग्राम बनाया जाता है। अगर आपको डायग्राम समझ में आ गया और डायग्राम में जो इंफॉर्मेशन दी गई होती हैं वो लिखना आ गया है तो आप डेरिवेशन कर सकते हो। ठीक है, देखो डेरिवेशन में इसका डायग्राम कैसे बनेगा। हम मान लेते हैं, माना कोई दो बिंदु दिया गया है या वैद्युत द्विध्रुव दिया गया है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव ए हो गया और इससे थोड़ी दूरी पर ये हमने क्या मान लिया? दूसरा बिंदु बी है और ये पूरा जो बिंदु ए और बी है ये एक क्या है? वैद्युत द्विध्रुव है। अब देखो, चूंकि इसका क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में कैसा पूछा जाएगा? बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए, और ये क्वेश्चन 5 नंबर का इस तरह से पूछा जाएगा। यहाँ पे हमने शॉर्ट में केवल लिख दिया है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है? हम लिखेंगे क्या कि माना, अभी जो लिखने वाली चीजें हैं वो लिखवा देंगे, टेंशन मत लो। ठीक है, माना कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी दिया गया है। अब इस वैद्युत द्विध्रुव ए बी पर दो आवेश क्रमशः दिए गए हैं। मान लो ए वैद्युत द्विध्रुव पर क्या दिया है? माइनस क्यू आवेश, और बी वैद्युत द्विध्रुव पर हमने मान लिया है प्लस क्यू आवेश दिया गया है। इतनी चीजें क्लियर। अब देखो, आपको पढ़ाया गया था वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डायपोल में। इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है? जब दो बराबर या विपरीत समान परिमाण के जब दो बराबर या विपरीत आवेश को बहुत ही कम या सूक्ष्मतम दूरी पर रखा जाता है तो ऐसे निकाय को ही क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। अब यहाँ पे पहले वैद्युत द्विध्रुव ए पे हमने आवेश माइनस क्यू ले लिया है और बी पे प्लस क्यू ले लिया है, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी? अल्पतम दूरी ली जाती है, तो मान लेते हैं दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 2l दी गई है। पूरे वैद्युत द्विध्रुव ए और बी के बीच की जो दूरी होगी वो 2l हमने मान ली है। अब हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि जो वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, वैद्युत द्विध्रुव ए और बी है, इसके मध्य बिंदु ओ से एक क्या गया है? एक बिंदु हम P ले लेते हैं। मान लो यहाँ पे, या थोड़ा सा और नीचे लेते हैं, यहाँ पे एक बिंदु हम P मान लेते हैं और इसी बिंदु P पर हमको क्या करना है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। अगर यहाँ पे निरक्षीय की जगह यानी कि इक्वाटोरियल पोजीशन के जगह एक्सियल लाइन बोला होता, अच्छी स्थिति बोला होता, तो हम क्या करते? पूरा यहाँ तक डायग्राम सेम बनाते। ये जो P बिंदु हमने ऊपर माना
माना है, ये ऊपर न मान के हम इसी अक्ष के सामने यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो डायग्राम दोनों का सेम है। जब अच्छी स्थिति का डायग्राम बनाने को बोलेगा तो सेम यहाँ तक डायग्राम बनाना है द्विध्रुव तक, उसके बाद उनके आवेश को भी सेम लेना है, उनके बीच की लंबाई को भी सेम लेना है, और अच्छी बोलेगा तो हम बी के सामने यहाँ पे पी बिंदु मान के यहाँ पे ही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। लेकिन निरक्षी बोल दिया है यानी इक्वाटोरियल पोजीशन बोल दिया है। इक्वाटोरियल पोजीशन का मतलब है कि हम जो वैद्युत द्विध्रुव होगा इसके मध्य बिंदु से ऊपर के साइड एक बिंदु पी लेंगे और इसी बिंदु पी पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करेंगे, ठीक है। अब देखो, जब पूरे डाइपोल यानी पूरे द्विध्रुव की लंबाई 2l है तो ध्यान से अगर आपने पढ़ा होगा तो 2l का मतलब क्या है कि इसमें l प्लस l है, ठीक है। 2l मिलेंगे तभी तो 2l होगा। अब यहां से देखो, जो A से लेके O तक आपके बिंदु A से लेके मध्य बिंदु O तक की जो लंबाई क्या हो जाएगी, आधी लंबाई L हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मध्य बिंदु O से लेके B बिंदु तक की लंबाई क्या हो जाएगी, ये भी L हो जाएगी। जब L और L मिलेगा तभी पूरे डाइपोल की लंबाई 2l हो जाएगी। ये क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को मिला देंगे, यानी बिंदु A से P को मिला देंगे और P से B को मिला देंगे। यहां तक क्लियर हुआ। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ घटक लेंगे। सदिशों का वियोजन अगर आपने पढ़ा होगा, 11th का टॉपिक है, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा। देखो, जब हम सदिशों का वियोजन करेंगे तो यहाँ पे कैसे होगा वियोजन, हम कुछ दो इस तरह से लंबवत घटक लेते हैं, ठीक है, लंबवत घटक लेंगे और यहीं से दो इस तरह से ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे। पहले ये चीज समझ लेते हैं कि आखिर जब सदिशों का वियोजन होता है तो लंबवत घटक क्या होगा और ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा। हमेशा याद रखिएगा, ऊर्ध्वाधर घटक जो होता है ये आपका क्या हो जाता है, cos थीटा के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है, cos थीटा के रूप में लिखा जाएगा। अब जैसे यहाँ पे हम दो ऊर्ध्वाधर घटक लेंगे तो मान लेते हैं पहले ऊर्ध्वाधर घटक का नाम क्या होगा, E1 cos थीटा होगा और दूसरे का क्या होगा, E2 cos थीटा होगा। ये क्लियर हो गया। वहीं अगर लंबवत घटक की बात करें तो ये हमेशा साइन थीटा के रूप में लिखा जाता है। सदिशों का वियोजन जब पढ़ोगे तो वहां पे आपको ये चीजें बताई जाएंगी। अभी केवल बेसिक जान लो या फिर यहाँ पे डायरेक्ट याद कर लो डायग्राम में कौन कौन से घटक होते हैं, ठीक है। लंबवत घटक को साइन थीटा के रूप में लिखा जाता है। अब लंबवत घटक कितने हैं, दो। यहाँ पे हम लंबवत घटक भी लेंगे और ऊर्ध्वाधर घटक भी लेंगे, इसीलिए हमने लंबवत घटक भी बता रहे हैं और ऊर्ध्वाधर घटक भी आपको बताया जा रहा है। अब लंबवत घटक का एक रूल ये है कि जब भी हम निरक्षीय स्थिति में लंबवत घटक को मानेंगे तो लंबवत घटक जो होगा, सदिशों का वियोजन जब किया जाएगा, लंबवत घटक जब देखेंगे तो ये लंबवत घटक एक दूसरे के बराबर व विपरीत होने के कारण, यानी यहाँ पे ये पहला जो लंबवत घटक होगा इसको मान लेते हैं E1 sin थीटा और नीचे वाला जो ये है इसको मान लेते हैं E2 sin थीटा। तो E1 sin थीटा और E2 sin थीटा जो है ये लंबवत है। लंबवत का मतलब क्या होता है कि जो भी घटक होगा वो बराबर होगा व विपरीत होगा। बराबर व विपरीत होने के कारण ये जो E1 sin थीटा है और E2 sin थीटा है ये दोनों घटक क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे या कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास इस पोजीशन पे केवल क्या बच जाएगा, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा बच जाएगा। यानी इस तरह के जो घटक होंगे, ऊर्ध्वाधर जो घटक होंगे वो हमारे पास बचेंगे और जो हमारा ऊपर और नीचे की साइड दो लंबवत घटक आ रहे थे E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये बराबर व लंबवत होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये क्लियर हो गया। घटक पहले आपको समझ में आ गया है। अब यही डायग्राम पे हम क्या करेंगे, बिंदु P पर सदिशों के वियोजन का ऊर्ध्वाधर और लंबवत घटक मानेंगे। इसीलिए पहले हमने सदिशों के वियोजन का ऊर्ध्वाधर और लंबवत घटक आपको समझा दिया। अब यहाँ डायग्राम में यही चीज ऐड कर लेते हैं। देखो ये बिंदु P है, बिंदु P से हम क्या करेंगे, मान लेते हैं इस बिंदु P पर एक इस तरह से ऊर्ध्वाधर घटक है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर घटक एक हो गया
और इस वाले लाइन पे जो आपका ए बिंदु ए और पी की लाइन है, इस पे एक और ऊर्ध्वाधर घटक दिया गया है। पहले ऊर्ध्वाधर घटक का नाम क्या हो जाएगा, हमने बताया आपको E1 cos थीटा इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा इसका नाम ले लेते हैं E2 cos थीटा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। उसके बाद बी से एक और घटक जाएगा जिसका नाम केवल ई बार हो जाएगा या सदिश ई हो जाएगा। अब यहां से हम क्या मान लेते हैं, ये तो हो गया ऊर्ध्वाधर घटक जो हमने रेड कलर से दिखाया है। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसके कुछ लंबवत घटक भी रहे होंगे। तो इसके लंबवत घटक कौन से हो गए, बिंदु ओ से लेके पी तक के लाइन में एक लंबवत घटक हो गया और पी से लेके ऊपर के साइड एक लंबवत घटक हो गया है। तो अभी हमने बताया जब भी सदिशों की वियोजन में लंबवत घटक आप देख रहे होंगे, ये जो ब्लू कलर लाइन हमने बनाई है इस तरह से, ये जो इस तरह से हमने लाइन बनाई है, यहाँ पे ये लंबवत है। तो लंबवत हमने क्या बताया, पहला लंबवत जो घटक होगा इसका नाम हो जाता है E1 sin थीटा और दूसरा जो है इसका नाम ले लेते हैं E2 sin थीटा। अब E1 sin थीटा और E2 sin थीटा लंबवत व बराबर होने के कारण, या कह सकते हैं बराबर व विपरीत होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे, यानी हम E1 sin थीटा को और E2 sin थीटा को इस डायग्राम में नहीं लिखेंगे क्योंकि ये जीरो हो चुके हैं, इसका होना या ना होना बराबर है। हम क्या मानेंगे, केवल ऊर्ध्वाधर घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को लेकर इस डायग्राम को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। ये समझ में आ गया, बस इतना ही आपका डायग्राम दिया गया है। अब एक चीज यहाँ से और लिख लीजिएगा, मध्य बिंदु से R दूरी पर हम कोई बिंदु P लेते हैं, ठीक है। मध्य बिंदु से R दूरी पर, ये जो P तक की दूरी है कितनी है, R है, ठीक है। मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है और इसी P पर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E का मान ज्ञात कर रहे हैं। अब क्या आपको लिखना है, ये तो डायग्राम आपको समझ में आ गया। हमने घटकों को भी अलग अलग समझा दिया है। सदिश के दो घटक आपको पढ़ने होते हैं, ऊर्ध्वाधर घटक और लंबवत घटक। ऊर्ध्वाधर घटक में हमेशा याद रखिएगा cos थीटा में बात की जाती है, यानी जो भी मान हम लिखेंगे वो cos थीटा में निकालेंगे, और लंबवत घटक में हमेशा मान sin थीटा में निकाला जाता है। तो निरक्षीय स्थिति में जो लंबवत घटक का मान आएगा E1 sin थीटा और E2 sin थीटा, ये पूरी तरह से बराबर व विपरीत, देखो एक दूसरे के उल्टा है, यानी एक ऊपर और एक नीचे है, तो बराबर व विपरीत होने के कारण जीरो हो जाते हैं। तो केवल हम E1 cos थीटा और E2 cos थीटा को ही यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे या वैल्यू रखेंगे। अब डायग्राम में जो चीजें दिख रही हैं वही हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। डायग्राम बनाने आ गया। अब डायग्राम की इंफॉर्मेशन से हम क्या करेंगे, बताएंगे एग्जामिनर को कि डायग्राम में क्या क्या चीजें दी गई हैं। लिखते हैं, लिखेंगे, ब्लू कलर चल ही नहीं रहा है, रेड से लिख देते हैं, ठीक है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव, एक वैद्युत द्विध्रुव यानी कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, स्टार्टिंग जहां से किया था डायग्राम बनाने का वहीं से हम चीजों को लिखेंगे। हमने स्टार्टिंग कहां से किया था, हमने सबसे पहले माना था कि एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है, तो वही चीज कर देते हैं। पहले हम क्या करेंगे, कोई वैद्युत द्विध्रुव ए बी लिख देंगे। क्या लिख देंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव क्या है, ए बी है, ठीक है। ए बी है जो क्रमशः माइनस क्यू आवेश, या देखो हमने क्या माना था कि ए पर माइनस क्यू और बी पर प्लस क्यू आवेश प्रेजेंट है, तो वही लिखेंगे कि माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी है जिसपे क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश उपस्थित हैं, या लिख देंगे क्या, जिसपे क्रमशः माइनस क्यू या जो क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है या बना है, ठीक है। उसके बाद क्या माना था हमने कि जो वैद्युत द्विध्रुव ए बी है इसकी पूरी लंबाई क्या है, 2l दी गई है, तो लिखेंगे क्या, वैद्युत द्विध्रुव ए बी की लंबाई कितनी दी गई है, 2l है, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिएगा,
जब भी यहाँ पे लिखेंगे जो क्रमशः माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, उसके बाद लिखिएगा फिर से माना वैद्युत द्विध्रुव AB की जो लंबाई है कितना है 2L है। ठीक है, 2L दिया गया है, 2L है। यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे 2L तक हमने लिख लिया। अब क्या लिखेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव AB के मध्य बिंदु O से, क्योंकि हमने जब AB ले लिया था और आवेशों को रख दिया था, इनकी लंबाई को रख दिया था, फिर हमने क्या माना था कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है और यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। बस इतना ही डायग्राम से लिखना होता है। ये जो घटक वगैरह हमने बताया इसको नहीं लिखना है। ठीक है, तो क्या कर देंगे, अब लिखेंगे कि माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु क्या हमने माना है O। ठीक है, मध्य बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P। ठीक है, r दूरी पर यहां पे क्या लिखेंगे, r दूरी पर एक बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, यही आपको करना होता है। अब आपको डायग्राम भी समझ में आ गया और डायग्राम से जो इंफॉर्मेशंस निकालने होते हैं, जो लिखने होते हैं, वो भी हमने आपको बता दिया है। लिखा क्या है हमने कि एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो लिखे हुए इंफॉर्मेशन से भी डायग्राम समझ लो। देखो, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB है, तो हमने सबसे पहले एक डाइपोल माना A और B। डाइपोल A और B पर हमने दो आवेश रख दिए, A पर रख दिया -q चार्ज और B पे रख दिया +q चार्ज। आपको पता होगा जो द्विध्रुव होता है यानी कि डाइपोल होता है, उसके पूरे द्विध्रुव की जो लंबाई होती है वो 2L होती है। तो आधे आधे द्विध्रुव की लंबाई कितनी हो जाएगी, L और L हो जाएगी, यानी A से O की लंबाई L और O से B की लंबाई L हो जाएगी। अब मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु हमने P मान लिया है, इसी P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को निकालना है। यही आपका पूरा डायग्राम है। डायग्राम क्लियर हो गया, घटक भी हमने डिटेल में बता दिया है। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए। अब यहां से आपका डेरिवेशन स्टार्ट होता है। अभी तक केवल डायग्राम और डायग्राम में जो चीजें इंफॉर्मेशन के रूप में लिखनी होती है, ये पूरा आपको रट के जाना है, चाहे रटो चाहे समझो। हमने समझा भी दिया है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो 2-3 बार डायग्राम बनाएंगे और डायग्राम से चीजें लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। डेरिवेशन ज्यादातर प्रैक्टिस से आता है। ठीक है, तो पहले ये स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। कैसे डेरिवेशन किया जाएगा, बहुत आसान है, थोड़ा सा फोकस होकर देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो डेरिवेशन कैसे होगा। डायग्राम आपका पूरा वही हम रहने देते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस +q आवेश के कारण इस पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का आपका फॉर्मूला आएगा उसको निकालेंगे। देखो, अगर हम बात करें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक फॉर्मूला, तो हमने आपको बता रखा था E = 1/4πε0 Q/r² होता है। ये होता है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का बेसिक फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कैसे आया है अगर आपको जानना है तो जाके लेक्चर नंबर 2 देख लीजिएगा। वहां पे डिटेल में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में ही बात किया गया है। क्लियर हो गया। अब इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे पहले इस +q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए, फिर इसी फॉर्मूले को हम लगाएंगे -q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को लगाते हैं +q आवेश से बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, लिखेंगे +q आवेश के कारण आवेश यानी कि चार्ज के कारण बिंदु P पर यानी पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इसको हम मान लेते हैं क्या,
E1 मान लेते हैं, ठीक है। यानी सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, E1 निकालेंगे। क्योंकि हमने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्या बताया, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² होता है। अब इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे प्लस क्यू आवेश के कारण पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। तो यहाँ पे हम E को क्या मान लेंगे, E1 मान लेंगे। तो जब E को E1 मान लेंगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4πε0। उसके बाद Q आपका वैसे ही रहेगा। अब ये जो r² है, हमें यहाँ पे देखना है कि दूरी कितनी है। अब चूंकि हम क्या मान रहे हैं कि हम प्लस Q से लेके इस पॉइंट P तक के बीच की वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इस पॉइंट B से लेके P तक की दूरी चाहिए। और हमें देखो B से P की दूरी नहीं बताई गई है। तो हम क्या ले लेंगे, हम दूरी r की जगह क्या रख देंगे, B और P का स्क्वायर ही रख देंगे। क्योंकि हमें दूरी नहीं पता है तो यहाँ पे हम r स्क्वायर की जगह मान लेते हैं B P का हम क्या निकाल रहे हैं, दूरी निकाल रहे हैं। तो B और P का ही स्क्वायर रख देंगे। अब यहाँ पे दूरी कैसे निकलेगा, केवल B और P का स्क्वायर रखने से तो दूरी r का मान आएगा नहीं। यहाँ पे हमें B और P का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे आपका लगेगा क्लास 8 का फॉर्मूला, जो कि आपने क्या पढ़ रखा था, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू सबसे पहले हो जाएगा क्या, आधार का स्क्वायर, या कह सकते हैं लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला क्लास 8 में आपने पढ़ रखा है। जब भी यहाँ पे त्रिभुज की बात की जाए, चूंकि हमें क्या करना है, हमें निकालना है बिंदु P से लेके B तक की ये दूरी, ठीक है। यानी हमको ये कर्ण की लंबाई चाहिए, कर्ण की लंबाई निकालनी है। तो हम क्या मान लेंगे, हमको आधार दिया गया है कितना, हमको इस त्रिभुज का, यहाँ पे मान लो इस तरह से एक ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है। इस तरह से एक ट्रायंगल दिया गया है। अब इस ट्रायंगल में हमें ये मान दे दिया गया है L, यानी हमको आधार दे दिया गया है L। वहीं पे हमें लंब दे दिया गया है कितना, R दे दिया गया है। तो हमें आधार और लंब पता है, हमें चाहिए इस कर्ण का मान जो कि B और P है, ठीक है। B और P क्या है, कर्ण है। तो यहाँ पे कर्ण की जगह रखेंगे क्या, B P का स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, लंब हमको दिया गया है, ये जो सीधी लाइन होती है, हमेशा याद रखिए जो ये त्रिभुज का सबसे सीधी लाइन होगी ये आपका R यानी कि लंब हो जाएगा, ठीक है। नीचे आपका बेस होता है जिसको हम आधार बोलते हैं, और ये जो हमें निकालना है ये आपका क्या है, कर्ण है, ठीक है। तो कर्ण निकालना है तो कर्ण की जगह पे हमने B और P का स्क्वायर कर दिया। उसके बाद लंब का स्क्वायर बोल रहा है, लंब कितना है, R। तो यहाँ पे R का स्क्वायर लिख देंगे। उसके बाद आधार का स्क्वायर होता है फॉर्मूले में, तो हम क्या करेंगे, आधार का स्क्वायर लिखेंगे। आधार कितना है, बेस हमको कितना दिया गया है, L दिया गया है, तो L का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करोगे, BP इक्वल टू रूट में R² प्लस L² क्या आ जाएगा, BP का लंबाई आ जाएगा। BP क्या है, तो प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच की दूरी दी गई है। और दूरी हमने कैसे निकाला, दूरी जब हमको पता नहीं होगा तो हम उन दोनों पॉइंट्स को ही रख देंगे। जैसे B और P का दूरी निकालना था, दूरी नहीं पता था तो B और P को ही R² की जगह पे रख देंगे। जब B और P का हमें दूरी निकालना होगा और त्रिभुज दिया गया होगा तो हम एक बेसिक फॉर्मूला लगाते हैं, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब कर्ण निकालना ही था तो कर्ण में हमने BP का स्क्वायर रख दिया, लंब हमको R² दिया था और आधार L² दिया गया था। जब इसको सॉल्व करेंगे तो BP इक्वल टू रूट में R² प्लस L² आ जाएगा। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कैसे हमने इसका लंबाई निकाला है। इसको रेज कर देते हैं, जो लंबाई का मान आया है वो हम डायग्राम में लिख देंगे। तो लंबाई कितना आ गया, रूट में R² प्लस L² इसका लंबाई आ गया है। क्लियर हो गया, ये चीजें क्लियर हुई या नहीं। ये हो गया आपका बिंदु P से लेके B तक के जो लंबाई आएगी, जो दूरी आएगी R का मान वो। अब ध्यान से देखो, क्या आपको यहाँ पे एक और ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, दूसरा ट्रायंगल क्या है, इस तरह से है।
दूसरा ट्रायंगल इस तरह से है और इसका नाम है क्या, POA, ठीक है, ये दूसरा ट्रायंगल है। अब दूसरे ट्रायंगल में भी सेम वही दूरी आने वाली है, चाहो तो लगा के देख लो। यहाँ पे बेस हमको दे दिया गया है L और लंब दे दिया गया है R, तो L और R का स्क्वायर करोगे तो A और B का जो हमको दूरी मिलेगा ये भी B और B के बराबर होगा। तो यहीं पे हम लिख सकते हैं चूंकि BP जो है ये AP के बराबर होता है। BP यानी कि ये जो बिंदु B से P की दूरी है, R की जो लंबाई है, ये क्या हो जाएगी, AP की लंबाई के बराबर हो जाएगी। अगर निकालोगे तो भी वही मान आएगा, जहां पे कड़ है वहां पे। अब अगर आप निकालना चाहते हो सेकंड वाले का मान, जो हमने AP के बराबर डायरेक्ट कर दिया है, अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते हो, देखो कर्ण की जगह BP है, BP की जगह अब आप AP का स्क्वायर कर दो, बाकी सारा वैल्यू वही रहेगा। तो AP का जब मान निकालोगे तो AP का वैल्यू भी क्या आ जाएगा, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आ जाएगा। तो बिना निकाले ही हम इसका वैल्यू रख सकते हैं, और आप चाहो तो इसी फॉर्मूले पर रख के निकाल भी सकते हो, ठीक है। चूंकि हमें जब बेस और लंब दोनों बराबर दिए गए होंगे तो बिंदु B और P की लंबाई भी वही आएगी और बिंदु P और A की लंबाई भी वही आ जाएगी। तो यहां से लेके यहां तक की जो लंबाई है वो कितनी आ जाएगी, रूट में, इसको हम थोड़ा सा अरेंज करेंगे, रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर ही आ जाएगा। और यहाँ पे हमारा E इंटू कॉस थीटा वैसे ही रहेगा। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो ये BP का स्क्वायर है ये AP के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, यानी BP का जो मान आया है लंबाई वही AP के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं क्या कि AP का मान भी कितना से आएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर आएगा। ये क्लियर हो गया, हमने दोनों लंबाई निकाल दिया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम जो BP का स्क्वायर है इसके जगह मान रख देते हैं। तो मान रखेंगे क्या हो जाएगा, E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान BP का स्क्वायर करना है। तो यहाँ BP का मान क्या निकला है, BP की लंबाई कितनी आई है, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो भी रूट में। तो हम क्या कर देंगे, लिखेंगे रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, और इसका भी वर्ग कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि BP का वर्ग है, BP का रूट है, BP का वर्ग है, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमें BP का मान रूट में मिल गया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का रूट का स्क्वायर दिया गया है। अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी कोई वैल्यू या मान, जैसे मान लो रूट में दिया गया है 5, ठीक है, अब इसका स्क्वायर करने को बोल रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको जब भी कर्णी का या रूट का स्क्वायर किया जाता है तो स्क्वायर करने पर ये कर्णी हट जाएगा, केवल जो 5 है वही बच जाएगा। जैसे अंडर रूट 6 दिया गया है, इसका स्क्वायर करने को बोला जाएगा, तो जब भी स्क्वायर करेंगे कर्णी का तो केवल 6 बच जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह से जब अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर का हमको होल स्क्वायर दिया गया है, यानी इस पूरे अंडर रूट के साथ इसका वर्ग करना होगा, तो हमारे पास केवल R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर बच जाएगा, यानी ये जो रूट लगा हुआ है, जो कर्णी लगी हुई है वो हट जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, जब भी रूट का वर्ग करना होगा तो वर्ग करने पर रूट हट जाता है, केवल वैल्यू बच जाती है। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, केवल वैल्यू जो है वही रख देंगे। तो यहां से हमारा क्या मान आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा E1 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q इक्वल टू R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो जाएगा, और ये हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन जाएगा, पहला समीकरण बन जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया। हमने कुछ नहीं किया है, केवल यहाँ पे R स्क्वायर के फॉर्मूले में BP स्क्वायर पहले रख दिया, क्योंकि हम प्लस क्यू आवेश से बिंदु P के बीच में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 निकाल रहे थे। तो E1 निकालेंगे तो R की जगह BP का स्क्वायर करेंगे। यहीं पे जब हम माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो क्या कर देंगे, E1 की जगह E2 रख देंगे, E1 की जगह E2 रखेंगे, अभी निकाल के बताऊंगी, ठीक है। और इसके बाद R स्क्वायर की जगह AP का स्क्वायर कर देंगे, और चूंकि AP किसके बराबर है, AP बराबर है BP के,
तो हमें क्या करना है, सेम एक और समीकरण मिल जाएगा, बस जहां पे E1 है वहां पे E2 हो जाएगा। ये क्लियर हुआ E1 का मान कैसे आया। यहां तक पहले स्क्रीनशॉट कीजिए समीकरण 1 तक, फिर आपको इक्वेशन नंबर 2 यानी कि समीकरण 2 बना के बताते हैं। तो अब देखो, हमें इस डायग्राम की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने इस डायग्राम में ए और पी की जो बीच की दूरी है वो भी निकाल लिया है, और जो पी और ए की दूरी है वो भी निकाल लिया है। ठीक है, तो डायग्राम को इरेज कर देते हैं, और अब हम क्या करेंगे, माइनस क्यू से प्लस क्यू के बीच का जो सेकेंड इक्वेशन बनेगा वो निकालेंगे। तो क्या लिख देंगे कि माइनस क्यू से बिंदु P पर, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अगर हम बिंदु P पर माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो जहां पे R की जगह पे हमने BP लिया था, अब वहां पे AP लिख देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। इसी फॉर्मूले को लगाएंगे, ये बेसिक फॉर्मूला है। तो यहाँ पे E1 की जगह आप क्या निकाल रहे हैं, E1 की जगह हम E2 का मान निकाल रहे हैं। जब हम प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो वहां पे E1 रख दीजिएगा, फॉर्मूला यही लगेगा। और जब माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस E1 की जगह E2 हो जाएगा। अब 1/4πε0 वैसे ही रहेगा, क्यू भी आपका वैसा रहेगा। आर स्क्वायर की जगह हम क्या ले लेंगे, एपी का स्क्वायर ले लेंगे। अब चूंकि एपी का मान हमने पहले ही बता दिया बीपी के बराबर था, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ई स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0, और क्यू अपान एपी का मान क्या था, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही आपके एपी का भी मान था और बीपी का भी मान था। तो यहाँ पे आर का जो वैल्यू रख देंगे वो क्या रखेंगे, यानी एपी का स्क्वायर दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का भी होल स्क्वायर, यही मतलब हुआ। अब हमने अभी आपको बताया था, जब पूरा रूट में मान दिया गया हो और उसका स्क्वायर दिया गया होगा, तो इसका मतलब जब भी हम रूट का स्क्वायर करते हैं तो रूट पूरी तरह से हट जाएगा, करनी पूरी तरह से हट जाएगा, केवल वैल्यू बच जाएगा। तो मान हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आएगा E2 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा। हमने बोला था कि इक्वेशन 1 और 2 सेम आएगा। इक्वेशन 1 क्या आया था, E1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, यही इक्वेशन 1 था। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और 2 में कॉमन बात क्या है कि पूरा मान आपका बराबर है, बस चेंज क्या है, E2 और E1। क्लियर हो गया। इस तरह से प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, लेकिन हमें प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता चाहिए ही नहीं, हमें चाहिए था केवल एक आपके इक्वाटोरियल यानी कि निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने आपको अच्छी स्थिति वाले डेरिवेशन में बता रखा था कि जब दो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं आपको मिल जाएं, जैसे E1 मिल गया और E2 मिल गया है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताओं में से क्या करेंगे, परिणामी वैद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालेंगे, जिससे हमें केवल एक E का मान पता चलेगा, क्योंकि हमें केवल एक E से काम है, हमें E1 और E2 नहीं चाहिए, हमें केवल E चाहिए। E निकालने के लिए अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे कि बिंदु P पर परिणामी तीव्रता निकालने पर। यहां तक समझ में आ गया। इक्वेशन और 1 और 2 का स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम परिणामी तीव्रता निकालते हैं। तो
तो अब देखो लिखेंगे क्या कि बिंदु P पर यानी पॉइंट P पर परिणामी तीव्रता क्या निकाल रहे हैं, E को निकाल रहे हैं। अब देखो इक्वेशन 1 और 2 हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब क्या करेंगे, जब भी परिणामी तीव्रता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला होता है जो आपको याद होना चाहिए। अगर हम अच्छी स्थिति में परिणामी तीव्रता निकालते थे तो केवल E = E1 - E2 कर देते थे। कब, जब हम अच्छी स्थिति यानी कि एक्सियल लाइन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते थे। लेकिन अगर हमको निरक्षीय स्थिति में बोलेगा कि परिणामी तीव्रता बताओ, परिणामी तीव्रता बताओ, तो क्या कर देंगे हम यहाँ पे E = E1 तो लिखेंगे ही, लेकिन इससे साथ हमें क्या करना पड़ेगा, जो सदिशों का घटक हमने लिया था उसका गुणा यहाँ पे करना पड़ेगा। इसीलिए हमने डायग्राम में सदिशों का वियोजन पहले आपको बताया, जिसमें दो घटक हमने लिए थे, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सदिशों का घटकों का गुणा करेंगे। अगर अच्छी स्थिति होती तो केवल E1 और E2 का गुणा करके हम परिणामी तीव्रता निकाल सकते थे, लेकिन निरक्षित स्थिति यानी कि इक्वाटोरियल पोजीशन में हम क्या करते हैं, जो सदिशों के वियोजन से घटक हमने प्राप्त किए हैं उन्हीं घटकों का गुणा करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, फॉर्मूला आ जाएगा E = E1 cos थीटा इंटू में E2 cos थीटा। यही फॉर्मूला यहाँ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता E निकालना है तो E = E1 cos थीटा इंटू में E2 cos थीटा। ठीक है, E2 cos थीटा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा। ये फॉर्मूला तब लगेगा जब आपको निरक्षीय स्थिति में परिणामी तीव्रता निकालना होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जो E1 का मान है पहले यहाँ पे रख देंगे और cos थीटा से गुणा कर देंगे, फिर E2 का पूरा वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और cos थीटा से गुणा कर देंगे। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा क्योंकि कैलकुलेशन यहाँ पे होगा, यहाँ पे आपको बेसिक मैसेज आने चाहिए। ठीक है, तो क्या कर देंगे, E निकालना है तो E वैसे ही रहेगा। E1 का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² प्लस L²। ये हो गया E1 का मान। अब यहाँ पे हम क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे किसके साथ, cos थीटा के साथ। ये हो गया पहला E1 cos थीटा का वैल्यू। उसके बाद अब इसका गुणा किससे करेंगे, इसका गुणा सॉरी यहाँ पे इंटू नहीं रहेगा, यहाँ पे प्लस रहेगा। ये याद रखिएगा, यहाँ पे प्लस लगता है, इधर भी प्लस लगेगा। ठीक है, यानी E = E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हमने पहले रख दिया E1 cos थीटा का वैल्यू। अब यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, फॉर्मूले का प्लस लगा देंगे। क्लियर हुआ। अब E2 का मान क्या दिया गया है, E2 का मान भी वही सेम है तो रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये हो गया। फिर रखेंगे क्या, Q/R² प्लस L²। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं। अब हमें लास्ट में करना होगा cos थीटा से गुणा, तो क्या कर देंगे, इंटू में cos थीटा भी रख देंगे। यहां तक क्लियर हुआ। ये हम मिटा देते हैं क्योंकि इसका जरूरत अब हमें नहीं है। अब ये जो इक्वेशन है इसकी भी हमें जरूरत नहीं है तो इसको भी हम इरेज कर देंगे। ये क्लियर हुआ। अब देखो हमने E1 cos थीटा का मान रख दिया और E2 cos थीटा का मान रख दिया। जैसे ही आप परिणामी तीव्रता E के फॉर्मूले में E1 cos थीटा और E2 cos थीटा का वैल्यू रख देंगे, अब आप देखेंगे कि इस पूरे जो इक्वेशन हमने अभी बनाया है, इस पूरे इक्वेशन में क्या ऐसा चीज है जो हम बाहर निकाल सकते हैं या जो कॉमन ले सकते हैं। तो देखो हमने क्या बोला था, E1 और E2 का पूरा वैल्यू क्या है, सेम है, यानी आप E1 और E2 के पूरे वैल्यू को बाहर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E = हम क्या करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² प्लस L² को पूरी तरह से क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अब चूंकि ये दोनों E1 = E2 है, E1 और E2 दोनों के तीव्रताओं का मान समान था, तो हमने E1 और E2 के मान को ही क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, बाहर कर लिया। अब हमारे पास केवल बच गया है क्या, हमारे पास बच गया है cos थीटा और प्लस के cos थीटा। ठीक है,
हम चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे cos थीटा को जोड़ देते और यहाँ पे 2 cos थीटा रख देते, लेकिन ये आपको लिख के बताना जरूरी था, इसलिए एक स्टेप बढ़ा दिया है। अब क्या करेंगे, हम लिखेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही रहेगा, क्यू भी आपका वैसे रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा r² प्लस l², ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, यहां तक कोई चेंज नहीं करना है। अब cos थीटा और cos थीटा को जोड़ देंगे 2 cos थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे देंगे 2 × cos थीटा, यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको क्या करना है, अब आपको डायग्राम में से 2 cos थीटा का मान निकालना है। वो कैसे निकलेगा, डायग्राम बना देते हैं। देखो ये आपका डायग्राम था इस तरह से, ठीक है, यहाँ पे बिंदु O A B और पॉइंट P हो गया, यहाँ की दूरी R थी और यहाँ पे 2 घटक थे, एक बीच में था। उसके बाद मान आपका क्या था, ये बीच की दूरी कितनी थी, रूट में r² प्लस l², और यहाँ की दूरी क्या थी, r² प्लस l², यही डायग्राम था, ठीक है। अब यहाँ से A से लेकर O की दूरी कितनी थी, l थी, और यहाँ से O की B की दूरी कितनी थी, O से B की दूरी भी l थी, टोटल दूरी 2l हमको दिया गया था, यही डायग्राम आपका था। अब यहां से क्या करना है, आपको cos थीटा का मान निकालना है। क्यों, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस वाले समीकरण में cos थीटा का मान रखेंगे। तो cos थीटा का मतलब होता क्या है, कहीं पे भी cos थीटा दिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, आधार बटे कण दिया गया है, आधार बटे कण का बराबर ही क्या होता है, cos थीटा होता है। यानी कहीं पे आधार और कण का बटे जो होगा उसको ही cos थीटा कहा जाएगा। तो आधार क्या दिया गया है, हम क्या कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं इस वाले रूट को लेके, ये जो आपका ये वाला आपका इस तरह से ट्रायंगल था AOB वाला, यहाँ पे निकाल रहे हैं cos, क्योंकि cos कहाँ पे है, यहाँ पे पाया जा रहा था, इस वाले लाइन पे जो A और P वाला पॉइंट था। यहाँ पे देखो ये A और P वाला पॉइंट था, तो यहीं पे तो आपका cos पाया गया था, ऊर्ध्वाधर पोजीशन पे पाया गया था। तो हम इस वाले ट्रायंगल को लेंगे, AOP को मानकर cos का मान निकाल रहे हैं। तो आधार हम क्या रख देंगे, बेस आपका दोनों में सेम था, चाहे AOP लीजिए चाहे आपका OBP लीजिए, बेस सेम था। तो यहाँ पे क्या रख देंगे, cos थीटा का यहाँ पे मान क्या आ जाएगा, cos थीटा = आधार L है, L रख देंगे। उसके बाद कण हमने निकाला था, कण मान लीजिए हम यहाँ पे AP को मान रहे हैं, तो AP का मान क्या था, AP का मान था रूट में r² प्लस l²। अब यही जो मान आया है ये हो गया आपके cos थीटा का मान। cos थीटा का मान क्या लिखेंगे, L/रूट में r² प्लस l²। कैसे आया, क्योंकि cos थीटा का फॉर्मूला होता है आधार बटे कण, आधार हो गया L, कण हमने निकाल लिया था, चाहे AB का लो या चाहे AP का लो या BP का लो, दोनों का कण यानी कि दूरी आई थी r² प्लस l², वो भी रूट में, तो यहाँ पे r² प्लस l² हम क्या कर लेंगे, रख देंगे। ये हो गया cos थीटा का मान। अब cos थीटा का मान यहाँ पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसको तोड़ के लिखना पड़ेगा, तो हम पहले मान रख देते हैं। देखो मान रखेंगे तो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही रहेगा, Q × हम इस 2 को बाहर ले आएंगे तो क्या लिख सकते हैं, 2 cos थीटा, या फिर एक काम करो, हम पहले लिख देते हैं cos थीटा मान, 2 का गुणा ऊपर कर देंगे, बटे में आपका ये बाहर रहेगा, ठीक है। एक सेकेंड रुकिए, देखो यहां तक तो सेम रहने वाला है, Q का गुणा हम यहाँ 2 से कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे हम लिख देंगे Q/r², पहले वैसे रख देते हैं। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद l², ये पूरा हम वैसे ही रहने देंगे, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। इनटू में लिखेंगे क्या, 2। अब cos थीटा का मान क्या आया है, cos थीटा का मान रेड कलर से लिख देते हैं, देखो L/रूट में r² प्लस l² आया है, यही चीज है, हमने कुछ नहीं किया है, जो जैसा था वहीं पे रखे हैं, बस cos थीटा का जो मान था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। यहाँ तक समझ में आ गया। पहले इस वाले इक्वेशन तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर ये जो नीचे हमने मान निकाला है इसको सॉल्व करेंगे। देखो 1/4 पाई सेम है, क्यों आपका सेम है, नीचे r² प्लस l² सेम है, ब्रैकेट को रखो या हटा दो वो आपके ऊपर है, ठीक है।
टू ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे बीच में इंटू का निशान था वो हमने माना हुआ था, यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। कॉस थीटा का मान अभी निकाला, एल अपान रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर होगा, तो रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अपान एल, ये कॉस थीटा का हमने वैल्यू रख दिया। अब इसी को सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी कि फॉर्मूला आपका आ जाएगा। तो हमारा लास्ट में इक्वेशन क्या आया था, ई इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू 2l रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब ये जो पूरा मान है ये था आपका कॉस थीटा का मान, क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस नीचे जो रूट दिया गया है इसको हटाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम मान लेते हैं कि जो आर स्क्वायर एल स्क्वायर है इसका घात कितना है, 1 है। तो पहले ऊपर वाले का गुणा कर देंगे, ऊपर क्या है q इंटू 2l है, तो q इंटू 2l को ऊपर गुणा कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा e इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ तक सेम रहेगा। अब q का गुणा कर देते हैं 2l के साथ, क्यों, क्योंकि ऊपर का जितना भी मान दिया गया होता है, जैसे q दिया है, 2 दिया है, l दिया गया है, इन तीनों को एक साथ ऊपर गुणा कर देंगे। नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, नीचे हमारे पास बच रहा है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो हम मान लेते हैं कि आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर जो है इसके घात में क्या है, इसके घात कितना है, 1 मान लेते हैं, ठीक है, दिया नहीं गया है लेकिन हम ऐसा मानेंगे, क्यों, क्योंकि हमें ये रूट हटाना है। तो यहाँ पे नीचे जब भी हम इस रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कहीं के भी यानी किसी भी वैल्यू के घात में या कह सकते हैं किसी भी वैल्यू के ऊपर रूट लगा है तो हम क्या कर सकते हैं, रूट हटाने के बाद यहाँ पे इसके घात में 1/2 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल से समझो, अगर हमको दे दिया गया है √5, ठीक है, √5 का मतलब क्या है, √5 का मतलब है कि 5 के पावर यानी 5 के घात 1/2 लिखा जा सकता है, ठीक है, ये होता है करणी का मतलब। अगर आपको करणी यानी कि रूट को, ठीक है, अगर आपको रूट को हटाना है, लिख लो ये पॉइंट, ठीक है, रूट को हटाना है तो वैल्यू यानी कि मान के जो भी मान दिया गया होगा उसके घात में 1/2 से गुणा करेंगे। ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा, ये बेसिक मैथ्स का पॉइंट होता है, ठीक है। जब भी कोई भी वैल्यू के पावर में ऊपर रूट दिया गया होगा, जैसे यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के ऊपर रूट दिया गया है, इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर के घात में 1/2 दिया गया है, क्लियर हो गया। इससे हमारा रूट जो है वो हट जाएगा, ये पॉइंट लिख लीजिएगा। रूट को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, 1/2 से जो भी मान दिया गया होगा उसके घात में गुणा कर देंगे, यानी कि रूट का मान ही होता है 1/2, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट अब यहाँ से रूट को हटा के लिख देंगे, तो इसके पावर हमने 1 मान लिया, लेकिन ये रूट वाला जब हटाएंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इसका पावर क्या हो जाएगा, इसका पावर 1/2 मान लेंगे, ठीक है। ये हमने यहाँ पे क्या किया है, रूट को हटा देंगे, ठीक है। रूट को हटाने पर क्या करेंगे 1/2 से गुणा करेंगे, ठीक है, वो भी कहाँ पे, घात में, ये आपको याद होना चाहिए। तो हमने वही कर दिया है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये पूरा हमने इसको सॉल्व किया, ऊपर के वैल्यू का ऊपर गुणा कर दिया, नीचे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दिया था, इसके पावर में मान लेंगे 1 दिया है, ठीक है। अब रूट को हटाएंगे तभी आगे सॉल्व कर पाएंगे, रूट हटाएंगे तो 1/2 से गुणा कर देना है घात में, ये याद रखिएगा। अब क्या करोगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो जो चीजें सेम रहेंगी पहले वो लिख लेते हैं, जैसे E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L, यहां तक सेम रखते हैं, ठीक है। अब नीचे अगर आप ध्यान से देख रहे होगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 बार है, यानी कि घात अलग अलग है लेकिन नीचे जो मान है वो सेम है। तो यहाँ पे एक लघु गणक का फॉर्मूला लगेगा, लघु गणक का एक सूत्र होता है, वो सूत्र क्या है, a की पावर m प्लस
a की पावर n का। इसका मतलब क्या है, जब आपको a समान दिया गया है, मान लो ये r स्क्वायर जो है और ये जो r स्क्वायर है, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर, और ये वाला r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर है, ये आपको क्या दिया गया है, a मान के दिया गया है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, ठीक है। लेकिन इसके घात अलग अलग हैं। मान लो इसका घात m है और इसका घात क्या है, n है, ठीक है। इसका घात m और इसका घात n है। तो जब घात अलग अलग होंगे लेकिन नीचे का वैल्यू सेम होगा, तो फॉर्मूला बोलता है कि नीचे का जो वैल्यू है उसको आप एक बार लिखेंगे, लेकिन इनके जो अलग अलग घात है उनको जोड़ देंगे। तो यानी a के पावर m प्लस n इसका मान हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2 बार है, तो यहाँ पे हम आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 1 बार लिख लेंगे। उसके बाद इनके घात अलग अलग हैं, तो अब हम क्या करेंगे, घातों को जोड़ देंगे। तो अलग अलग घात क्या है, 1 प्लस 1/2 कर देंगे। तो यहाँ पे आप क्या आ जाएगा, अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब आपने पढ़ा होगा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, या फिर रुको अभी नहीं लगाएंगे, पहले यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। नीचे का देखो, नीचे का पहले सॉल्व कर लेते हैं, तब हम जो फॉर्मूला वैद्युत द्विध्रुव का होता है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Q × 12 वैसे रहेगा। नीचे कैसे सॉल्व करेंगे, नीचे हम लिख सकते हैं क्या, r स्क्वायर प्लस l स्क्वायर वैसे ही रहेगा। अब 1 प्लस 1/2 को जब भी आप इसका क्या करेंगे, भिन्नात्मक जोड़ करेंगे तो इसका मान 3/2 आ जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ इसके बटे में 1 मान लेंगे, 3 गुणा करेंगे तो 3/2 आएगा। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जब भी इस पोजीशन में आप पहुंच जाएंगे जहां पे घातों को आप जोड़ चुके होंगे, तो यहाँ पे एक केस माना जाता है। वो क्या माना जाता है कि यदि ये जो l स्क्वायर है, यानी कि जो लंबाई थी l स्क्वायर, ठीक है, ये बहुत छोटी हो जाए r से, ठीक है, बहुत छोटी हो किससे, r से, ठीक है। यानी जो l स्क्वायर है अगर ये r से बहुत छोटी हो जाएगी तो l स्क्वायर को हम लगभग 0 मान सकते हैं या 0 लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि यहाँ पे केवल r स्क्वायर और 3 बचे, ठीक है। यानी r स्क्वायर से ये घात कट जाएगा, केवल r के पावर 3 बचेगा। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगेगा, वो फॉर्मूला क्या है, ये जो Q × 12 दिख रहा है, ये किसका फॉर्मूला होता है, अगर हम बताएं, इसको इरेज करने दो पहले। देखो Q × 12 का मतलब क्या होता है, यहाँ पे यदि l स्क्वायर बहुत छोटा हो जाए r से, तब हम l स्क्वायर को लगभग 0 मान लेते हैं, ये आपका वैसे ही रहेगा। अब यहाँ पे देखो, कहीं पे अगर Q × 12 लिखा है, इसका मतलब यहाँ पे वैद्युत द्विध्रुव यानी P की बात हो रही है, इलेक्ट्रिक डायपोल की बात हो रही है। तो ये जो ऊपर Q × 12 है, यहाँ पे हम P लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा। इस पूरे की जगह P लिख देंगे। नीचे क्या हो जाएगा, r स्क्वायर l स्क्वायर 3/2 है। l स्क्वायर को हमने लगभग 0 मान लिया है, तो इसके लिखने का कोई मतलब है नहीं। नीचे क्या बच जाएगा, केवल r स्क्वायर की बटे 3/2 हो जाएगा। r स्क्वायर के घात क्या हो जाएगा, 3/2। अब आपको पता होगा जब इस तरह से घातें दी गई होती हैं, जैसे r स्क्वायर के पावर 3/2 दिया गया है, तो r स्क्वायर और 3/2 सेम है, 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, केवल आपके पास बच जाएगा E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, ठीक है। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला, या सॉरी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगर आपसे कहीं पे भी इक्वाटोरियल पोजीशन यानी निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पूछेगा, तो आप लिखेंगे E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/r³, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपके निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। इसको आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूले पे कई सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपका डेरिवेशन 5 नंबर का इसलिए था क्योंकि थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन हमने डिटेल में समझाया इसलिए आपको ज्यादा लंबा लगा होगा, लेकिन जो इसके कॉन्सेप्ट हैं
वो बहुत ही आसान है। अगर 2 बार आप डेरिवेशन अपने मन से कर लेते हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको क्लियर हो गया। पहले यहां तक स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर बताते हैं फॉर्मूले में ई क्या है, पी क्या है और आर स्क्वायर क्या है, आर क्यूब क्या है, क्योंकि इसका मान आपको पता होना चाहिए। जैसे ई को क्या पढ़ते हैं, पी को क्या पढ़ेंगे, आर क्यूब को क्या पढ़ेंगे। इससे अगर आपसे न्यूमेरिकल पूछा जाएगा तो आप बड़े आसानी से लगा लोगे। तो देखो हमारा मेन फॉर्मूला ये आ गया था, ठीक है। अब यहाँ पे ई क्या है, पी क्या है और आर क्या है ये जान लेते हैं। आर होता है दूरी, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि किसकी दूरी पूछी जा रही है क्वेश्चन में। उसके बाद पी क्या होगा, तो वैद्युत द्विध्रुव होता है, वैद्युत द्विध्रुव यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। उसके बाद ई क्या है, तो ये आपका निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति यानी कि इक्वाटोरियल पोजीशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताता है। ये 3 पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए इस फॉर्मूले से रिलेटेड, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। बहुत ही ज्यादा डीप और डिटेल में हमने आपको इक्वाटोरियल पोजीशन यानी कि निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला बता दिया है। अब देखो आपको डेरिवेशन से ही पता चल गया होगा कि ये डेरिवेशन बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर का क्यों पूछा जाता है, क्योंकि ये डेरिवेशन थोड़ा लंबा है। ये वाला डेरिवेशन और इसके पहले जो अच्छी स्थिति का डेरिवेशन कराया था, ये दोनों ही डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव और इंपॉर्टेंट वीडियोस आपके पास आती रहे। ज्यादा से ज्यादा वीडियो कर दे शेयर, ताकि और भी लोग जुड़ जाएं। बाकी अपने कमेंट्स या डाउट आप यहाँ पे, या हमारा इंस्टाग्राम आईडी भी है मेडिको एस्पिरेंट साक्षी मिश्रा के नाम से, वहां पे भी अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। लेकिन कल की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, कल की वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6, जो कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर होगा, ठीक है। जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि हेलो एरीन या हेलो एल्केन, इनमें से किसी एक का वर्गीकरण हम समझने वाले हैं, ठीक है। ये स्क्रीनशॉट कर लीजिए। मिलते हैं कल की वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।